स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए टारगेट डीबीजीडी एग्ज़ाम है आपका। और प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा, मतलब कि मॉक टेस्ट नंबर समझिए, या एग्ज़ाम आपका मान लीजिए चौथा एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, मतलब चौथी बार। साइंस प्लस जीके का यहाँ पे मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। चौथा नंबर ये क्लास है, और 3 क्लास अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट बना है, जाके आप चेकआउट कीजिए। बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए एग्जाम के लिए होने वाला। जीके में और साइंस में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप कराया जाए। ये नहीं कि यही 15 क्वेश्चन कराते हैं, 15 के साथ साथ मतलब कि रोज़ हम 50 से 60 क्वेश्चन आपको यहीं में करा दें, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं वो इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपको जो भी है उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते चलते हैं। तो लगभग आपका 50 क्वेश्चन पर डे डिस्कस कर लें तो इसलिए ये एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगा। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देख सकते हो डेली 4 बजे आपको लाइव आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है जैसे कि, तो टाइम पे आपको आ जाना है। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है डिफेंस में नहीं जाना है, स्पेशली कोस्ट गार्ड में ही जाना है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी इन्फॉर्मेशन आए, क्लास अपडेट रहे, सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे मैसेज कीजिए, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी दे रखा है, वहाँ से आपको कोई भी डाउट हो तो आपको मतलब कि वहाँ पर सारा कुछ आपका जो भी है सोल्यूशन वगैरह दिया जाता है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, राइट, और अपडेट वगैरह मिलते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्लास नंबर चौथा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हम जीके का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद साइंस का। ओके, तो चलिए फटाफट आपको आंसर देते चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, वो किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए, या फिर इससे रिलेटेड ऑप्शन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था वो आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट होगा, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 1526, बी 1527, सी 1528 और डी दे रखा है 1529। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। सॉरी, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया हूँ, यहाँ पे युद्ध मैंने नहीं लिखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान। पानीपत का प्रथम कब हुआ था, तो कि युद्ध की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट। यहाँ पे युद्ध मैंने नहीं, छूट गया है। चलिए मैं बता दूँ आपको, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, वो था 1526 ईस्वी में, राइट। अगर डेट भी बात कर ले तो डेट अगर आपको लिखना है तो 21 अप्रैल आप लिख सकते हैं, 21 अप्रैल 1526। अगर किसके किसके बीच में हुआ था वो अगर बात करना चाहे, जैसे तो इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ओके, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी हुई थी, मतलब कि बाबर जीता था। ओके, तो ये नोट कर सकते हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। ओके, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगर और भी क्वेश्चन जैसे डिस्कस करना है, जैसे खानवा का युद्ध, तो ये आप नोट कर सकते हैं 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, तो ये साथ में लिखते चलिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1527। अगर 1528 की बात कर ले तो 1528 को हुआ था, क्या हुआ था, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 1528 में, चंदेरी का युद्ध। ओके, तो ये नोट कर ले। 1529 में बात कर ले तो 1529 में आपका घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। देखिए एक ही क्वेश्चन से लगभग मैंने 5-6 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा में बताया जाए वो भी नोट करते चलिएगा, राइट। 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रखा है, भारत को किला से किसे जाना जाता है। भारत को किला से किसे जाना जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है लता मंगेशकर, बी में दे रखा है सरोजनी नायडू, सी में एनी बेसेंट और डी में दे रखा है मदर टेरेसा, राइट। तो भारत को किला से किसे जाना जाता है, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, तो सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ भी है तो इसलिए रखा गया है, और साथ से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो फर्स्ट आपका जैसे कि इसका मान लें भारत को किला से किसे जाना जाता है, तो भारत को किला को सरोजिनी नायडू जो है उनको भारत को किला के नाम से जाना जाता है, राइट। अगर लता मंगेशकर की बात करें तो इन्हें स्वर को किला के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि लता मंगेशकर, तो यहाँ से आपको ध्यान में स्वर, मतलब कि आपको लता मंगेशकर कौन है, गीत गाती थी आपको पता है, तो इससे स्वर को किला इसमें आपको ध्यान में
रखना है स्वर कोकिला, और भारत कोकिला है तो सरोजिनी नायडू आपको ध्यान में रखना है। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट को किस नाम से जाना जाता है मैं आपको बता दूं, तो एनी बेसेंट जो है वो उनको जाना जाता है माता वसंत के नाम से। किसे? माता वसंत के नाम से। तो आपको नोट कर सकते हैं, बट ये 2 क्वेश्चन जो है ना लता मंगेशकर और सरोजिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखें। मदर टेरेसा को किस नाम से जाना जाता है आपको पता है? जल्दी से बताइए, मदर टेरेसा को किस नाम से जाना जाता है? और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है HW, मतलब कि आपको कमेंट बॉक्स में, राइट। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। ललित कला अकादमी की स्थापना जो है वो कब हुई वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है 1953, बी में दे रखा है 1987, सी में दे रखा है 1784 एंड डी में दे रखा है 1954। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। 90 मतलब कि 1953, 1987, 1784, 1954। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो हुई थी 1954 वर्ष में हुई थी, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर बात कर ले जैसे कि और भी अकादमी है, 1954 में एक और अकादमी की स्थापना हुई थी, वो आपको नोट करना है, साहित्य अकादमी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साहित्य अकादमी, ओके। तो ये ध्यान में रखना है। अगर बात कर ले तो 1954 में एक ललित कला अकादमी की और एक हुआ था किस चीज़ का, साहित्य अकादमी का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात कर ले 1953 की, चलिए इसमें ऑप्शन है दे रखा है तो मैं इसको भी डिस्कस करते चलूँ। अगर 1953 की बात कर ले तो 1953 में किस चीज़ का स्थापना होता, संगीत नाटक अकादमी, राइट। संगीत नाटक अकादमी आपको नोट कर लेना है। चलिए अगर 1987 की बात करें, 1987 की बात करें तो ये था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राइट। इंदिरा गांधी ये नोट करिएगा भाई साहब, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राइट। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। अगर 1784 की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये वाला 1784 में एशियाटिक समाज की स्थापना, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। एशियाटिक समाज की स्थापना, एशियाटिक समाज, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके, फटाफट से नोट करिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, सबसे पहले उससे पहले आप लोग को लाइक कर देना है जिसने नहीं किया भाई साहब, एंड शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि ये कंटिन्यू क्लास रहे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, कहाँ है वो आपको बताना है। और ऑप्शन आपका दे रखा है महाराष्ट्र में है, बी मध्य प्रदेश में, सी दे रखा है तमिलनाडु, एंड डी में दे रखा है गुजरात में, राइट। तो खजुराहो मंदिर कहाँ है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात, ओके। चलिए मैं आपको बता दूँ, जो खजुराहो मंदिर है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी मंदिरें हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ, और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे मिला मध्य प्रदेश में क्या है, एक तो खजुराहो मंदिर है। अगर दूसरा बात कर ले तो मध्य प्रदेश में क्या है, भीमबेटका की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, तो आपको नोट कर लेना है, राइट। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, भीमबेटका की गुफा जो है ये कहाँ पे है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। और सांची का एक क्वेश्चन और आता है, सांची का स्तूप, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, तो वो भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप, राइट। ये कहाँ पे है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, तो ये नोट कर लेना है, सांची का स्तूप, राइट। ये अभी आपको नोट कर लेना है। और बाकी चलते हैं, और ये आपका क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। और अगर बात कर ले यहाँ पे जैसे कि महाराष्ट्र में जैसे कि और भी रिलेटेड, ये नोट कर लिया आपने, फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे इस पे, महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में क्या क्या है तो वो भी बात कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो महाराष्ट्र में देखिए भाई साहब, अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, नोट करिएगा फटाफट। अजंता की गुफा नोट कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे एक है आपका एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफाएं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये गुफाएं लिखा है तो ये ध्यान दीजिएगा, ओके। महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र की बात कर ले, और जैसे कि आपका एलिफेंटा की गुफा है,
एली एलिफेंटा, राइट, फेंटा की गुफाएं। तो ये नोट कर लीजिएगा, एलिफेंटा की गुफा। ये 3 चीज़ हो गया आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगर और भी बात करें जैसे कि, तो आपको पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया भी है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है, जिसका पहले नाम था पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल। पहले विक्टोरिया टर्मिनल नाम था, पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको नोट कर लेते हैं, राइट। पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल, इसका नाम बदल के कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से किया गया है। और ये कहाँ पे है, ये भी आपका महाराष्ट्र में है, तो आपको याद में रखना होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बात कर ले यहाँ पे, अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु की बात करें तो महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पे है, तो तमिलनाडु, महाबलीपुरम का स्मारक जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है, महाबलीपुरम के स्मारक। अगर यहाँ पे एक और मंदिर होता है जो चोल मंदिर जिसे कहते हैं, चोल मंदिर, ये भी आपका है कहाँ पे, तमिलनाडु में ही है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ नोट आपको करके रखने हैं। ओके, चलेंगे और जैसे कि नीचे बात करेंगे। और गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में जैसे कि आपका है चंपानेर पावगढ़ पार्क, नोट कर लीजिए, चंपानेर पावगढ़ जो है आपका पार्क है, ये कहाँ पे है, गुजरात में ही है आपका। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। गुजरात में एक और होता, एक चीज़ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। जैसे कि मैं बोल दूँ आपको, रानी की वाव एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। रानी की वाव, ये भी आपके गुजरात में ही है, पाटन गुजरात जिसे बोलते हैं, नोट कर लीजिए, रानी की वाव। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड सेशन अच्छा लग रहा होगा मेरे ख्याल से ही, और लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो एंड शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे विश्व को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस। ओके, तो मनाया जाता है, ऑप्शन ए में दे रखा है 22 मार्च, बी दे रखा है 21 फरवरी, सी 18 अप्रैल एंड डी में दे रखा है 22 अप्रैल। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि आपका जो विश्व जल संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं, विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है, यहाँ पे बिंदु लगा लीजिएगा, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नोट करिए। अगर बात कर ले यहाँ पे 18 अप्रैल की, तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस। ओके, अगर 21 फरवरी की बात कर ले तो 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, नोट कर लीजिए फटाफट। और ये कंप्लीट हुए हमारे 5 क्वेश्चन, और इसमें से चलिए अपना अपना स्कोर बताइए, तो इस 5 क्वेश्चन में आपके कितने सही है। 4 सही है तो ठीक ठाक आपका तैयारी चल रहा है भाई साहब, और अगर 2-3 में आ रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, और 2-3 नंबर तो ऐसे भी आ जाएंगे क्योंकि आपको चले जाना है। जीके का खेल खत्म एक सीरीज़ है, वो 7 क्लास कराया है, उसमें देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, वहीं से आपके 2-3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। मतलब कि आप 1 घंटा का लगभग वो वीडियो होगा, 6-7 पार्ट में है, 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से, तो वो आपको 2-3 नंबर फिक्स कर देगा वहीं पे, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, बाकी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए अभी फटाफट कमेंट सेक्शन में। चलेंगे क्वेश्चन सामान्य विज्ञान मतलब कि साइंस पे चलेंगे, कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डीबी का एग्ज़ाम दे रहा है व फिर जीडी का एग्ज़ाम दे रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, डायनोमो में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, और तो यह आपको बताना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को हटा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्वेश्चन डाल देता हूँ, क्वेश्चन एक में ही रहेगा। क्वेश्चन आपका रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है कौन, राइट। क्वेश्चन आप लिख लिए फटाफट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? आप ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा डायनेमो, बी सोलर ऊर्जा, सी सितार, डी दे रखा है विद्युत मोटर। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है भाई साहब, और राइट आंसर कौन देता है? डायनेमो, सोलर ऊर्जा एंड सितार, विद्युत मोटर। चलिए मैं आपको बता दूं राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा क्या? तो वो होगा डायनेमो। डायनेमो में जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर सोलर ऊर्जा की बात कर ले तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे, राइट, इरेज कर देते हैं। ओके, चलिए तो ये हो गया यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक से विद्युत में, राइट। अगर सोलर ऊर्जा की बात कर ले तो सोलर ऊर्जा क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, राइट, सौर ऊर्जा से विद्युत में। अगर सितार की बात कर ले, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, राइट, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित करता है। अगर विद्युत मोटर की बात कर ले तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को किस चीज़ में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस चीज़ में, विद्युत ऊर्जा को किस चीज़ में परिवर्तित करता है? तो ये परिवर्तित आपका करता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा इस पर चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन 2 में दे रखा है जल में ध्वनि की चाल होती है, जल में ध्वनि की चाल, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ए टिक कर देंगे जल्दी में, तो ये गलत है भाई साहब ऑप्शन, पहले ही मैं बता देता हूँ। जल में ध्वनि की चाल होती है, ऑप्शन है 332, बी में दे रखा है 1269, सी में दे रखा है 1483, डी में दे रखा है 1450। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है कि जल में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है। चलिए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, जल में ध्वनि की चाल जो होती है वो कितनी होती है। तो जल में आपका ध्वनि की जो चाल होती है वो होता है 1483 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड लगा लीजिएगा आप, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, और अगर 332 की बात करें तो ये वायु में होता है। हवा में ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड के होता है। ओके, अगर बात करें तो 1269 किसका होता है? ये होता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का जो होता है ना, हाइड्रोजन का जो होता है, इसको मैं ठीक से लिख दूँ, सॉरी, हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन में 1269 होता है। 1450 की अगर बात कर ले तो ये 1450 जो होता है वो पारा में, राइट, पारा में, नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, लोहा में अगर बात करें, राइट, अगर लोहा में बात कर ले तो लोहा में 5130 होता है, राइट। लोहा में जो ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आपका जो होता है वो कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। HW है आपके लिए। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि जिंक ऑक्साइड का उपयोग होता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है मलहम बनाने में, बी दे रखा है पोर्सेलिन में चमक लाने में, सी में दे रखा है दोनों में, एंड डी में दे रखा है इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है किस लिए? मलहम बनाने में, पोर्सेलिन में चमक लाने में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। पहला तो है कि मलहम बनाने में भी उपयोग किया जाता है और पोर्सिलिन में चमक लाने के लिए भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों में, राइट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे? 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दे रखा है? सबसे हल्की धातु है, आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु इसमें से कौन है। ऑप्शन ए में दे रखा है लिथियम, बी क्रोमियम, सी ओस्मियम, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट राइट आंसर दीजिए और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। लिथियम, क्रोमियम, ओस्मियम एंड नॉन ऑफ दीज। ओके, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। जो सबसे हल्की धातु जो होती है वो होता है आपका लिथियम, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करें सबसे भारी, अगर सबसे हल्की धातु ये है तो सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा? तो सबसे भारी धातु आपका हो जाएगा ओस्मियम। ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु जो है
वो आपका है ओस्मियम। अगर बात कर ले सबसे कठोर धातु की बात कर ले तो क्रोमियम आपका सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु क्या है? वो है क्रोमियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। ये तीनों आपको याद कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आपके आया भी है सबसे हल्की धातु वाला क्वेश्चन, तो इसलिए रखा गया। साथ में 2-3 क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं वो आपके लिए यहाँ पे रख दिया गया है ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए आप उड़ा दीजिए। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। जो कपड़ा में जंग वगैरह लग जाता है ना, उसको हटाने के लिए किस अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है ऑक्सैलिक अम्ल, बी में दे रखा है एसिटिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि नॉन ऑफ दिस। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं वो आपको बताना है। ओके, और राइट आंसर क्या होगा सबसे पहले देखते हैं कौन देता है। चलिए मैं राइट आंसर दे देता हूँ। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सब ऑप्शन जैसे कि कल मैंने आपको बताया भी था, अपने कल वाला क्लास देखा हो तो, कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई साहब, तो सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरा वगैरह में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा हो गया, नींबू हो गया खट्टा चीज़। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में, राइट। तो ये भी आपको याद करना। ऑक्सैलिक अम्ल किस में मैंने बताया था ना, टमाटर में। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है पीले फास्फोरस को रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है? पीले फास्फोरस जो होता है वो कहाँ पे? कई सारे फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है। आपको पता होगा माचिस का जो तिल्ली रहता है ना, वो डब्बा वाला, तो उस पर देखिएगा जो इस पर रगड़ा जाता है वो क्या रहता है? वो लाल फास्फोरस ही रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लाल फास्फोरस रहता है। और यहाँ बात कर रहे हैं पीले फास्फोरस को, तो पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है जल में, बी केरोसिन तेल में, सी में दे रखा है दोनों में, या फिर डी में दे रखा है इसमें से कोई नहीं। तो चलिए, जल पीले फास्फोरस को रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है? तो मैं आपको राइट आंसर दे दूँ, पीले फास्फोरस को रखा जाता है इसमें जल में रखा जाता है। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरोसिन तेल में किसको रखा जाता है एक बार ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कौन देता है। इसको कहाँ पे रखा, केरोसिन तेल को किस में रखा जाए, केरोसिन तेल में क्या रखा जाता है वो बताना है। ओके, थोड़ा सा अजीबो गरीबो है क्वेश्चन, ध्यान उल्टा है मतलब कि। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि सांपों का अध्ययन कहलाता है। इससे रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ क्लास ही करा दिया जाए, इससे भी अध्ययन वाले हैं ना, ये सारा आपका क्लियर हो जाए। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का मतलब कि पशुओं का अध्ययन, ये सब बहुत चीज़ें हैं क्वेश्चन जो आते हैं पक्षियों का वगैरह। ओके, तो ये सब थे। तो ऑप्शन ए में दे रखा है ओफियोलॉजी, बी दे रखा है शोरोलॉजी, सी में दे रखा है फाइकोलॉजी एंड डी में दे रखा है नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि सांपों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, आपको बताना है कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए मैं राइट आंसर दे देता हूँ। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी कहलाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सोरोलॉजी की बात कर ले तो ये क्या कहलाता है? सोरोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं? छिपकलियों का जो अध्ययन होता है ना, उसे कहते हैं सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, नोट कर लेना। ओके, चलेंगे। और फाइकोलॉजी की बात करें तो शैवालों का जो अध्ययन होता है ना, शैवाल का अध्ययन, उसे फाइकोलॉजी कहते हैं, शैवालों का अध्ययन। ओके, शैवालों का अध्ययन। अगर बात करें उसी तरह आपका दे रखा है कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन हो जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी जैसे मैंने बताया था, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। अगर फूलों का अध्ययन की बात करें तो वो आपका एंथोलॉजी हो जाएगा। तो ये भी आपको नोट करते चलना है। ओके, मैं नोट करा दूँ क्या? नोट करा दूँ। एपीकल्चर तो सभी को पता होगा ना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो होता है ना, मधुमक्खी। ओके, और बात करें सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। चलिए, ये तो मैंने कई बार कराया भी है, तो मेरे ख्याल से बता दीजिएगा, अदरवाइज एक वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहली बार आपको ऐसा किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या पूछ लेता है, कई बार आया भी है मनुष्य में गुणसूत्र, तो दोनों भी बताना है, मनुष्य में कितना होता है और मच्छर में कितना होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, मच्छर में गुणसूत्र। ऑप्शन ए में दे रखा है 6, बी दे रखा है 2, सी में दे रखा है 12, डी में दे रखा है इनमें से
कोई नहीं। चलिए मैं राइट आंसर दे देता हूँ। मच्छर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो सबसे पहले मनुष्य की बात करें। मनुष्य में आपको गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 46, राइट। और अगर सबसे ज़्यादा अगर बात कर ले गुणसूत्रों की संख्या किस में होती है? सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या किस में होती है? किसी को पता है क्या? वो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मच्छर वाला बताता हूँ। मच्छर में आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है 6, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मच्छर हो जाएगा। 2 किस में होता है? सबसे कम होता है 2 ही, और 2 किस में होता है? एस्केरिस में, राइट। ये आपको नोट कर लेना है। सबसे कम गुणसूत्र की संख्या एस्केरिस में 2 होता है। ओके, और 12 किस में होता है? तो 12 भाई साहब घरेलू जो मक्खी वगैरह होता है ना घर में, उसकी गुणसूत्रों की संख्या होती है 12। ओके, अगर सबसे कम मान लीजिए 2 है एक्सरिस का, सबसे ज़्यादा की बात कर ले गुणसूत्रों की, तो टेरिडोकाइट्स मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, टेरिडो सबसे ज़्यादा कितना होता है सबसे ज़्यादा भाई साहब? तो ये तो 1300 से लेकर 1600 के बीच में, 1300 से 1600, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें, और सबसे कम होता है किस में? इसमें एस्केरिस में 2। ओके, सबसे ज़्यादा 1300 से 1600। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है हमारा विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। विटामिन वाला भाई साहब एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, ऑप्शन ए में दे रहा है टोकोफेराल, बी कैल्सीफेराल, सी फ्लुकोविनोन, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि नन ऑफ दिस। विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है। ओके, चलिए सबसे पहले आंसर कौन देता है? चलिए, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फ्लुकोनिन, क्योंकि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर बात करें टोकोफेराल की, तो टोकोफेराल किसका होता है? ये विटामिन ई का जो होता है ना, ये विटामिन ई का होता है रासायनिक नाम। विटामिन ई रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। अगर कैल्सीफेराल की बात करें तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल। ओके, विटामिन डी का। ओके, और विटामिन ई का टोकोफेराल, और विटामिन के का ये फ्लुकोनिन, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है? ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि अमाशय में भोजन लगभग रहता है, कितने देर तक रहता है? क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है अमाशय में भोजन लगभग रहता है, कितने देर तक रहता है? ऑप्शन दे रखा है 2 घंटे, बी 12 घंटे, सी 4 घंटे, एंड डी दे रखा है 24 घंटे। तो अमाशय में जो भोजन रहता है वो कितने देर तक रहता है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। अमाशय में भोजन लगभग रहता है, कितने देर तक रहता है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, अमाशय में जो भोजन रहता है वो कितने देर तक रहता है भाई साहब? तो अमाशय में भोजन रहता है 4 घंटे तक, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये थे 10 क्वेश्चन और 5 जीके के। लगभग मैंने 50 से 60 क्वेश्चन बोला था डिस्कस होगा, और वो कंप्लीट करा भी दिया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। सपना है स्पेशली कोस्ट गार्ड में ही जाना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले आप तक मिलते रहे। एंड कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा अपना व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड एक चीज़ और बताऊंगा, परीक्षा पे टेस्ट बाय कोई करना चाहता है तो वो ज़रूर बाय कर लीजिएगा। परीक्षा ऐप पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। परम 50 कोड यूज़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का, राइट। तो 1 साल तक की वैलिडिटी आपको मिल जाएगा, 1 ईयर तक की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। तो ये ज़रूर आप ले लीजिएगा, राइट। बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वो ले लीजिए। एंड किसी को फिजिक्स का महा PDF चाहिए तो ज़रूर ले सकता है, फिजिक्स का 99। इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का ले सकता है। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है उस सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं PDF, या फिर कंप्लीट लेना चाहते हैं तो उसका भी मिल जाएगा। तो आप ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दे रखा डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड सेशन कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये लाइव वाले में नहीं, ऑफलाइन वाला जो कॉमेंट बॉक्स होगा ना उसमें बताइए कि सेशन कैसा लगा, ज़रूर बताइए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।